बेपनाह प्यार तुझसे प्रोमो एपिसोड। ये कहानी है आदित्य सिंघानिया और सुनैना अग्रवाल की। सुनैना के लिए आदित्य के बेवजह और बेपनाह प्यार की। आदित्य अपने पिता की डेथ के बाद से उनके पूरे बिजनेस और सिंघानिया इंडस्ट्रीज का इकलौता वारिस और मालिक है, तो वहीं दूसरी तरफ से सुनैना अपनी सौतेली मां और सगे पिता के बीच हमेशा ही उन दोनों की बातें और ताने सुनती रहती हैं और उसकी बहन नैना के अलावा उसका कोई भी अपना नहीं है उस घर में जो उसे उसकी पढ़ाई या किसी और चीज के लिए सपोर्ट करे। और फिर नैना के घर छोड़कर चले जाने के बाद से तो सुनैना जैसे एकदम ही अकेले हो जाती है। आदित्य के लिए सुनैना उसका पहला और आखिरी प्यार है। वह हमेशा से सिर्फ और सिर्फ सुनैना से ही प्यार करता है। जब से उसने सुनैना को पहली बार अपने कॉलेज में देखा था तब से ही, लेकिन उससे वो कभी अपने दिल की बात बोल नहीं पाया। और फिर उसकी लाइफ में कुछ ऐसा हो गया कि वह चाह कर भी सुनैना को अपने दिल की बात बता नहीं सकता था। और सुनैना भी आदित्य से पूरी तरह से अनजान थी, क्योंकि उसके अपने ही घर और लाइफ की प्रॉब्लम कुछ कम नहीं थी। और वो सब कुछ देखते हुए उसके लिए उसकी पढ़ाई और करियर बनाना सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट था। और बस इसीलिए वो शादी नहीं करना चाहती थी, लेकिन उसके घर वालों और रिश्तेदारों के सामने उसकी एक नहीं चली। लेकिन इसी बीच सुनैना के घर वाले उसकी शादी जबरदस्ती तय कर देते हैं और सुनैना इस बात से बहुत ज्यादा नाराज होती है, लेकिन उसकी बात कोई भी नहीं सुनता। और शादी के बाद ही सुनैना को पता चलता है कि उसकी शादी आदित्य से हुई है, लेकिन यह उसकी फैमिली का डिसीजन था, इसलिए सुनैना को आदित्य के बारे में कुछ भी पता नहीं होता। लेकिन क्या कभी आदित्य सुनैना को बता पाएगा अपने दिल की बात, और क्या सुनैना जान पाएगी आदित्य के दिल की अनकही बात और उसके अतीत का पूरा सच, या फिर इन सब के लिए अपनी किस्मत और अपने घर वालों को ही दोषी ठहरा की रहेगी हमेशा। जानने के लिए सुनिए मेरी नई कहानी बेपनाह प्यार तुझसे। चेक मार्क बेपनाह प्यार तुझसे पार्ट 1। एक बहुत ही भव्य 3 मंजिला बंगलेनुमा बने घर के बाहर लाइट्स और फूलों की इतनी ज्यादा सजावटी थी कि उस घर के साथ साथ ही वहां पर आसपास खड़ी सारी गाड़ियों के शीशे भी शाम के इस वक्त इतने ज्यादा जगमगा रहे थे कि बढ़ती हुई रात का अंधेरा तो उस जगह पर पता ही नहीं चल रहा था। घर के बाहर लगी नेम प्लेट पर काफी बड़ा बड़ा और साफ अक्षरों में लिखा था सिंघानिया मैंसन। वो घर देखने में पहले ही बाहर से काफी ज्यादा सुंदर और भव्य बना हुआ था। ऊपर से आज की इस सजावट ने तो उस घर की खूबसूरती में और भी ज्यादा चार चांद लगा दिए थे। बाहर और अंदर से शायद ही उस घर का कोई ऐसा कोना होगा जो रोशनी की जगमगाहट से इस वक्त नहाया हुआ ना हो। और साथ ही तरह तरह के ताजे फूलों की सुगंध भी हर जगह बिखरी हुई थी, क्योंकि हर एक जगह को ताजे फूलों और पर्दों के साथ काफी अच्छी तरह से सजाया गया था। उसके साथ ही उस जगह पर भीड़ थी ये तो नहीं कह सकते, लेकिन फिर भी अच्छी खासी चहल पहल नजर आ रही थी। ये सब दूर से देखकर तो यही लग रहा था कि उस घर में जरूर कोई शादी या फिर कोई बड़ा समारोह आदि है। दूर से देखने में ही वो घर किसी बहुत बड़े अमीर और रसूखदार व्यक्ति का लग रहा था। उसी घर के अंदर बने एक बड़े से कमरे में सुर्ख लाल रंग के दुल्हन के जोड़े में पूरी तरह ब्राइडल ज्वेलरी और मेकअप से सजी धजी एक बेहद ही खूबसूरत लड़की आईने के सामने बैठी हुई थी। और वो अब लगभग पूरी तैयार भी हो चुकी थी, केवल सर से दुपट्टा लेना बाकी था। वो लड़की इस वक्त सच में बहुत ही ज्यादा खूबसूरत लग रही थी, लेकिन उसके चेहरे पर जरा सी भी खुशी या मुस्कुराहट नजर नहीं आ रही थी, और ना ही दुल्हनों वाली कोई शर्म या घबराहट थी उसके चेहरे पर। लेकिन इतना ज्यादा सजी धजी होने के बावजूद भी वो सामने लगे आईने में खुद को नहीं देख रही थी, और साथ ही उसके चेहरे पर एकदम दुख और निराशा के भाव थे। साथ ही उसकी आंखें भी कुछ सूजी और आंसुओं से भरी हुई लग रही थी। उसके हाथ में मोबाइल फोन था और स्क्रीन पर एक मुस्कुराती हुई औरत की तस्वीर थी, जिसने की तस्वीर में एक साड़ी पहनकर लाल बिंदी और सिंदूर लगाया हुआ था। उस दुल्हन बनी लड़की का पूरा ध्यान उस वक्त अपने मोबाइल फोन की स्क्रीन पर ही था, और वह उसे देखकर ही काफी देर से काफी सारी शिकायतें कर रही थी। बैकग्राउंड म्यूजिक तुझे छीन लूं या छोड़ दूं, तुझे मांग लूं या मोड़ दूं, इस लम्हे क्या कर जाऊं, इस लम्हे क्या कर दूं मैं, जो मुझे चैन मिले आराम मिले। आप मुझे छोड़कर क्यों चली गई माँ, देखिए ना आपके जाने के बाद क्या हाल हो रहा है मेरा। पहले दीदी के साथ भी यही करने वाले थे ये सब, लेकिन वो तो चली गई, बच गई इस सब से, लेकिन मैं नहीं बच पाई। और यह कैसे परिवार वाले हैं मेरे, एक बार भी इन लोगों ने मेरे बारे में नहीं सोचा। बस फरमान जारी कर दिया कि मेरी शादी यही होगी, मेरी मर्जी क्या है मुझसे किसी ने भी नहीं पूछा। माँ क्यों चली गई आप मुझे छोड़कर, क्यों, मुझे भी आपके पास आना है, नहीं करनी है ये शादी, नहीं बंधना मुझे किसी भी ऐसे रिश्ते में, और इस तरह से तो बिल्कुल भी नहीं। अपनी मोबाइल स्क्रीन की तरफ देखकर वो लड़की एक के बाद एक शिकायतें किए ही जा रही थी, और यह सब बोलने के साथ ही अब उसकी आंखों में भरे आंसू निकल निकलकर उसके गाल पर बहने लगे थे। बैकग्राउंड म्यूजिक मेरी बेबसी का बयान है, बस चल रहा न इस घड़ी, मेरी बेबसी का बयान है, बस चल रहा न इस घड़ी, रस हसरत का निचोड़ दूं, कस बाहों में आ तोड़ दूं, चाहूं क्या जानू ना छीन लूं छोड़ दूं।
इस लम्हे क्या कर जाऊं, इस लम्हे क्या कर जाऊं, इस लम्हे को कर दूं मैं जो मुझे चैन मिले, आराम मिले, और हो सांस का शोर हो आंच की ओर बदे, और हो सांस का शोर हो ताप की ओर चढ़े, और मिले हम और भी जल जाए तुझे पहली बार मैं मिलता हूँ हर दफा। मेरी बेबसी का बयान है, बस चल रहा ना इस घड़ी। लाख कोशिशों के बाद भी वो खुद को संभाल नहीं पाई और आखिरकार उस मोबाइल को अपने सीने से लगा कर रोने लगी। उसकी दोनों आंखों से आंसू निकल रहे थे और साथ ही मुंह से सिर्फ माँ माँ ही निकल रहा था। क्या नौटंकी लगा रखी है इस लड़की ने भी सुबह से। अब बताओ, लड़के वाले भी आ चुके हैं, कहीं किसी ने सुन लिया तो क्या इज्जत रह जाएगी हमारी। ज्योति देख जाकर क्या हो गया अब सुनैना को, क्यों रो रही है वो ऐसे। एक 50-55 वर्ष की औरत अपने साथ बैठी लगभग 27-28 साल की लड़की से बोली, कोई बात नहीं मम्मी जी, मैं जाकर देखती हूँ और मैं समझा दूंगी सुनैना को, आप यहाँ मेहमानों को देखिए। ज्योति उठकर सुनैना के कमरे की तरफ जाती हुई बोली, जहाँ से रोने की आवाज आ रही थी। क्या हो गया जीजी, इतना नाराज क्यों हो रही हैं आप। बस कुछ ही देर की बात है, वरमाला का मुहूर्त बस होने ही वाला है। लगभग 50 वर्षीय एक आदमी उस औरत को चिल्लाते हुए सुनकर उसकी तरफ आते हुए बोले, देख ब्रिजेश, मुझसे तो ना संभलती तेरी छोरियां, गायत्री को ही भेज, वही जाकर समझाएगी तेरी लड़की को। कमरे से रोने की आवाजें तो इस तरह से आ रही हैं जैसे कोई डंडे से मार रहा हो तेरी सुनैना को। वो औरत गुस्से में भुनभुनाती हुई बोली, अरे जी, लड़कियां तो शादी के वक्त रोती ही हैं, इसमें कौन सी बड़ी बात हो गई। और गायत्री थोड़ा काम में लगी है, नहीं तो वह चली जाती। वैसे आप भी तो सुनैना की बुआ है, थोड़ी देर आप समझा देंगी उसे तो उसे भी अच्छा लगेगा। ब्रिजेश उस औरत की थोड़ी चापलूसी करते हुए बोला, हाँ पता था मुझे तू ऐसा ही कुछ कहेगा, इसीलिए पहले ही ज्योति को भेज दिया है। अब पंडित और लड़के वालों को बोल जल्दी शादी की रस्में शुरू करें और हमारी भी जान छूटे इन सब से, उस औरत ने ब्रिजेश से कहा और फिर एक तरफ चली गई। ब्रिजेश भी वहां से दूसरी तरफ आ गया और शादी की रस्में जल्दी शुरू करवाने की बात करने लगा। क्या है सुनैना, इतनी तेज आवाज में क्यों रो रही हो, बाहर तक आवाजें जा रही हैं। मम्मी जी इतना नाराज हो रही हैं, मेरा मतलब है तुम्हारी बुआ जी। सच में बाकी सब सुनेंगे तो क्या बोलेंगे कि तुम्हें मार पीट कर मंडप में बैठाया है क्या हम लोगों ने। ज्योति उस कमरे के अंदर आती हुई बोली, हाँ बस वही बाकी रह गया है, बाकी तो और कोई कसर छोड़ी भी नहीं है आप लोगों ने। ज्योति की बात पर सुनैना अपने हाथों से अपने आंसू पोंछती हुई बोली, ये बार बार रोकर मेकअप मत खराब करो, कितनी बार टचअप करूंगी मैं तुम्हारी दीदी नैना नहीं हूं मैं जो 10 बार तुम्हारा बिगड़ा काम बनाती रहूं। सुनैना का आंसुओं से खराब हुआ मेकअप देखकर ज्योति भी गुस्से में भुनभुनाती हुई बोली और फिर हाथों में फेस पाउडर और पफ लेकर ज्योति के सामने आकर उसके चेहरे पर लगाने लगी। नैना दी तो कोई बन भी नहीं सकता मेरे लिए कभी, लेकिन भाभी इतना जरूर कहूंगी कि चाहे जितना मेकअप लगा लीजिए लेकिन इस शक्ल पर दिखते हुए आंसू, दर्द और तकलीफ का क्या करेंगे, वो तो किसी भी पाउडर क्रीम से छिप नहीं सकते ना। सुनैना एकदम संजीदा लहजे में ज्योति की तरफ देखकर बोली, सुनैना तुम मुझे क्या सुना रही हो बार बार, मुझे कोई शौक नहीं है तुम्हारे लिए ये सब करने का, वो तो मजबूरी में करना पड़ रहा है मम्मी जी और बाकी सब के बोलने पर, क्योंकि कोई और है भी तो नहीं। और यह सब जो तुम्हारे साथ हो रहा है ना, वह तुम्हारी नैना दी का ही किया धरा है। अगर वह चुपचाप घर वालों की मर्जी से शादी कर लेती तो तुम्हें तुम्हारी पढ़ाई और नौकरी के लिए अच्छा खासा समय मिल जाता, लेकिन नहीं, उन्होंने तो नहीं सोचा तुम्हारे बारे में। और तुम हो कि उसके नाम की माला जपते हुए हम सबको गलत ठहरा रही हो। तुम्हें तो शुक्रगुजार होना चाहिए कि तुम्हारी बड़ी बहन के घर छोड़कर भाग जाने के बावजूद भी इतने बड़े और अमीर आदमी से तुम्हारी शादी होने जा रही है। पता है तुम्हें, ये घर भी उसका ही है। सुनैना के चेहरे का मेकअप ठीक करती हुई ज्योति ने एक के बाद एक सारी बातें बताते हुए बोला। लेकिन सुनैना पर ज्योति की इन बातों का कोई भी फर्क नहीं पड़ा और उसने हिकारत से अपनी नजरें दूसरी तरफ फेर ली। ज्योति भाभी, बुआ जी पूछ रही हैं सुनैना दी तैयार हो गई क्या। पंडित जी और बाकी सब वरमाला की रस्म के लिए उन्हें नीचे बुला रहे हैं। एक लगभग 17-18 साल के लड़के ने कमरे के अंदर झांकते हुए ज्योति से पूछा। हाँ बिल्कुल तैयार है ये, तुम जाकर सबसे बता दो, मैं बस इसे लेकर आती हूँ अपने साथ, ज्योति ने उस लड़के की बात का जवाब देते हुए कहा और वो लड़का ज्योति की बात सुनकर वहां से चला गया। चलो अब बहुत हो गया, तुम चाहे जितना रो लो और सर पटक लो, ये शादी तो होकर रहेगी और यह बात तुम भी बहुत अच्छी तरह से जानती हो सुनैना, लेकिन बस मानती नहीं हो। वैसे जितनी जल्दी मान लोगी उतना ही तुम्हारे लिए बेहतर होगा, ज्योति ने दुपट्टे से सुनैना का आधा चेहरा ढकते हुए बोला। सुनैना सोफे पर बैठी अपने मोबाइल में किसी का नंबर डायल कर रही थी। ज्योति की नज़र जब उसके फोन पर पड़ी तो उसने देखा कि स्क्रीन पर नैना का नाम फ्लैश हो रहा था।
पागल हो गई हो तो क्या तुम सुनैना? खुद ही मुसीबत मोल लेती हो और इस तरह फेरों से पहले अपनी बहन से बात करके क्या हो जाएगा भला? क्या करना क्या चाहती हो? ज्योति उसके हाथ से उसका मोबाइल फोन छीनते हुए थोड़े गुस्से में बोलती है। भाभी, मेरा फोन वापस करिए। ज्योति की सारी बातों को पूरी तरह से इग्नोर करते हुए सुनैना उससे अपना फोन वापस मांगते हुए एकदम गंभीर लहजे में बोलती है। नहीं मिलेगा, चुपचाप नीचे चलो और अगर फोन चाहिए तो बिना कोई ड्रामा करे पूरी शादी करो और फेरों के बाद मैं चुपचाप कायदे से तुम्हारा फोन तुम्हें वापस कर दूंगी, लेकिन अभी नहीं। और अगर ज्यादा कोई ड्रामा किया तुमने तो यह मैं तुम्हारी माँ को या फिर अपनी सासू माँ यानी कि तुम्हारी प्यारी बुआ जी को दे दूंगी, फिर तो तुम्हें कभी भी नहीं मिलेगा तुम्हारा मोबाइल। ज्योति फोन अपने पीछे करती हुई थोड़ा धमकी देने वाले अंदाज में सुनैना बोली। क्या मिल क्या रहा है आप लोगों को इस तरह से मुझे तकलीफ और परेशानियां देकर? शादी कर तो रही हूं मैं आप लोगों के कहने पर, लेकिन फिर भी। सुनैना एकदम मायूसी से वापस सोफे पर बैठती हुई बोली। उसकी आंखों में आंसू फिर से भर आए थे। रोना नहीं और चुपचाप चलो नीचे, बोलते हुए ज्योति ने उसे उठाया और फिर से उसका घूंघट ठीक करके उसे अपने साथ लेकर नीचे हॉल में आ गई। हाँ, तो लव स्टोरी के साथ ही एक सस्पेंस स्टोरी भी है और इसमें काफ़ी कुछ है जो अभी इतनी आसानी से और सीधी तरह तो आप लोगों को पता नहीं चलेगा, इसके लिए वेट करना पड़ेगा। और काफ़ी कुछ है हमारी सुनैना के बारे में भी, और उसके घर वाले तो सच में बिल्कुल भी अच्छे नहीं हैं और इसीलिए ये शादी तो अब होकर ही रहेगी, लेकिन आगे काफ़ी कुछ होने वाला है। तो जुड़े रहिए इस स्टोरी के साथ भी और कमेंट करते रहिए और बताइए कैसी लगी शुरुआत आप लोगों को इस नई कहानी की। चेक मार्क आदित्य को अपने आगे पीछे से आती हुई काफी खुसफुसाहट सुनाई दे रही थी, लेकिन जैसे ही वह मुड़कर एक तरफ नजर डालता था उधर के सारे लोग एकदम चुप हो जाते थे और आदित्य वापस नजरें सामने की तरफ कर लेता था। खैर, जैसे तैसे शादी की रस्में खत्म है और फिर पंडित ने बोला विवाह संपन्न हुआ। अब आप लोग बड़ों के पैर छू कर उनका आशीर्वाद ले सकते हैं। ये सुनकर आदित्य अपने परिवार वालों से पहले सुनैना के परिवार वालों की तरफ बढ़ा, लेकिन सुनैना अपनी जगह से एक भी कदम आगे नहीं बढ़ी और उन दोनों का एक साथ गठबंधन हुआ था, इसलिए आदित्य भी ज्यादा आगे नहीं बढ़ पाया और उसने पीछे मुड़कर देखा तो सुनैना बोली आशीर्वाद, वह भी इन लोगों का नहीं चाहिए मुझे। चेक मार्क बेपनाह प्यार तुझसे पार्ट 2 उसी बड़े से बंगले का दूसरा कमरा। उस कमरे में पहले से ही काफी चहल पहल थी। एक दो लड़कों के साथ ही कुछ आदमी औरत भी उस कमरे के अंदर ही खड़े थे और शायद आपस में कुछ बातचीत कर रहे थे। कुल मिलाकर उस वक्त 4-5 लोग पहले ही उस कमरे के अंदर मौजूद थे और तभी ग्रे कलर का काफी स्टाइलिश और काफी महंगा दिखने वाला 3 पीस कोट सूट पहने हुए एक आदमी दोनों हाथ अपने पैंट की जेब में डाले हुए एकदम से उस कमरे के अंदर दाखिल हुआ। उसके चेहरे पर एक अजीब से खालीपन के भाव थे, लेकिन फिर भी इस वक्त चेहरे पर आते अपने बिखरे हुए बाल और उसके चेहरे की एकदम तीखी बनावट और तराशे हुए नैन नक्श के साथ देखने में बहुत ही हैंडसम लग रहा था वह आदमी। उसके अंदर आते ही सभी का ध्यान उसकी तरफ हो गया और एक साथ 2-3 लोग उसकी तरफ आते हुए बोले, शुक्र है तू आ गया आदित्य, नहीं तो हमें लगा था कि बिना दूल्हे के बाराती बनकर ही बैठना पड़ेगा हम सबको यहाँ तेरी शादी पर। एक लड़के ने उसकी तरफ आते हुए बोला। उस लड़के की बात सुनकर कोट पहने वाले आदमी ने एक तीखी नजर उस पर डाली और उसके बिना कुछ बोले ही सामने से बोलता हुआ वह लड़का एकदम चुप हो गया। उस आदमी की चाल एकदम सधी हुई नहीं थी, उसके कदमों में हल्की सी लड़खड़ाहट थी, लेकिन फिर भी उसकी पर्सनैलिटी इतनी ज्यादा रौबदार थी कि उसके सामने बोलने से पहले वहां पर मौजूद सारे लोग 100 बार सोच रहे थे और एक दूसरे के चेहरे की तरफ देखकर हिम्मत कर रहे थे कि आखिर उनमें से पहले कोई कुछ बोले तो कौन बोले। आदित्य बेटा, आखिर इतना गुस्सा क्यों करता है तू? हम सब तो तेरे अपने हैं, तेरे भले के लिए ही तो बोल रहा था। विशाल, लगभग अधेड़ उम्र की एक औरत उस सूट वाले लड़के की तरफ आती हुई उसकी चापलूसी करती हुई बोली, अपना भला बुरा मैं खुद समझता हूँ आंटी, आपको मेरी फिक्र करने की जरूरत नहीं है। आदित्य उसी तरह बिना किसी भाव के एकदम साफ लफ्जों में बोला। आदित्य, ये कौन सा तरीका है अपनी चाची से बात करने का? तुम्हारे भले ही तो बात कर रही हैं वो, और तुम हो कि तुम्हारा एटीट्यूड, पता नहीं कौन सी दुनिया में रहते हो। उन 4-5 लोगों में ही खड़े हुए एक आदमी आदित्य की तरफ देखते हुए थोड़ा नाराजगी जाहिर करते हुए बोला, लेकिन आदित्य ने उनकी बात सुनकर भी इस तरह से रिएक्ट किया जैसे कि उसने उनकी बात सुनी ही ना हो और रवि रवि नाम की आवाज लगाने लगा कमरे में चारों तरफ देखते हुए। तभी आदित्य की आवाज सुनकर तुरंत ही बाहर से एक शख्स दौड़ता भागता हुआ कमरे के अंदर आया। देखने में वह आदित्य से उम्र में कुछ बड़ा लग रहा था, लेकिन आदित्य फिर भी उसे उसका नाम लेकर पुकार रहा था, इसलिए साफ पता चल रहा था कि वो उसके लिए काम करता है। उस आदमी ने भी फॉर्मल शर्ट और ब्लैक जीन्स पहने हुए थे, साथ ही उसके हाथ में एक मोबाइल और कुछ भी सामान भी था। यस सर, आपने बुलाया।
आदित्य की दो आवाज पर ही वो आदमी उसके सामने खड़ा होता हुआ एकदम गंभीर आवाज में बोला और हाथ में पकड़ा हुआ सामान उसने वही सोफे पर रख दिया। सारे इंतजाम हो गए हैं ना? और इन लोगों को क्या परेशानी है देखो और दूर करो सबकी परेशानियां, मुझे सबकी शिकायतें सुनने की आदत नहीं है। बोलते हुए आदित्य अपने बालों में हाथ फेरते हुए उस कमरे में सामने की दीवार पर लगे बड़े से ड्रेसिंग मिरर की तरफ बढ़ा कि तभी उसके कदम कुछ लड़खड़ाए और वो गिरते गिरते बचा, या ये कहो कि रवि ने उसे पकड़कर गिरने से बचा लिया। हमें कोई परेशानी नहीं है आदित्य बेटा, लेकिन तुम जरा अपनी हालत तो देखो, ऐसे कैसे जाओगे शादी के मंडप में? कम से कम आज के दिन तो शराब। उसी आदमी ने बोला जिसने कि थोड़ी देर पहले आदित्य से कुछ बोला था। क्या हुआ है मेरी हालत को? ठीक तो है सब कुछ, जाए आप लोग भी यहाँ से, मैं रवि के साथ आ जाऊंगा। आदित्य संभल कर फिर से खड़ा होता हुआ बोला। सर आप ठीक हैं? आप इधर बैठ जाए प्लीज। रवि एकदम सहूलियत से आदित्य की तरफ देखकर बोला। आई एम फाइन, मुझे छोड़ो और अपने काम पर ध्यान दो तुम। बोलते हुए आदित्य उंगलियां अपने सर के बालों में डालते हुए अपने बाल ठीक करने लगा। सारे इंतजाम हो गए हैं सर, बस आप रेडी हो जाए और फिर वरमाला की रस्म शुरू ही होने वाली है, रवि ने आदित्य की बात पर उसे बताते हुए कहा। आदित्य, मैं रुक जाऊं तेरे साथ? मैं भी तेरे साथ ही चलूंगा बाहर। आदित्य की बात सुनकर एक लड़का बोल पड़ा। नहीं विशाल, उसकी कोई जरूरत नहीं है। मैंने कहा ना मैं ठीक हूँ। आदित्य ने तंज भरी एक मुस्कुराहट के साथ उस लड़के की तरफ देखते हुए कहा। आदित्य की ऐसी बातें सुनकर बाकी सब लोग एक एक करके लाचारी से अपना सिर हिलाते हुए उस कमरे से बाहर निकल गए और फिर अंत में विशाल भी मन ही मन आदित्य को कोसते हुए वहां से बाहर निकल गया। चलिए सर, रस्म का टाइम हो रहा है। उन सभी के वहां से चले जाने के थोड़ी देर बाद ही रवि ने आदित्य से कहा। आदित्य ने हाँ में सर हिलाया और रवि के साथ ही कमरे से बाहर निकल गया। उस घर के बड़े से हॉल में, जिसे कि इस वक्त हर जगह और हर तरह से सजाकर आज की इस शादी के लिए बेहद खूबसूरत बनाया गया था, उसी हाल के एकदम ठीक बीच में वरमाला के लिए बनाए गए स्टेज पर आदित्य जाकर जैसे ही खड़ा हुआ वैसे ही उसे सामने से लाल जोड़े में ज्योति के साथ आती हुई सुनैना नजर आई। सुनैना के चेहरे पर घूंघट था, इसलिए आदित्य उसका चेहरा नहीं देख पाया और वो शायद देखना भी नहीं चाहता था, इसलिए उसने अपनी नजरें दूसरी तरफ कर ली। ज्योति भी सुनैना को लेकर स्टेज तक आई और फिर स्टेज पर आदित्य के सामने सुनैना को खड़ा करके ज्योति उसके पीछे ही खड़ी हो गई। क्योंकि उसे सुनैना की हालत पता थी, इसलिए वो उसे अकेला नहीं छोड़ना चाहती थी। सुनैना अकेले में कोई भी गड़बड़ कर सकती थी और ठीक इसी वजह से आदित्य के साथ ही रवि भी खड़ा हुआ था उसके पीछे। अब आप दोनों एक दूसरे को वरमाला पहना सकते हैं, स्टेज के पास ही खड़े पंडित जी ने थोड़ी तेज आवाज में कहा तो बाकी सारे मेहमानों का ध्यान पंडित की तरफ हो गया, शायद सिर्फ दूल्हा और दुल्हन को छोड़कर। एक लड़की थाल में दो मालाएं लेकर स्टेज पर उनके पास ही खड़ी थी, लेकिन दूल्हा और दुल्हन तो इस तरह से बुत बनकर खड़े थे जैसे कि उन्हें पंडित की कही बात सुनाई ही ना दी हो। क्या है ये लड़का भी नाक कटवाएगा हमारी? सुनाई नहीं दे रहा है क्या इसे? आदित्य के चाचा ने अपनी बीवी के कान में धीरे से कहा। आपकी नाक कौन सी उसके साथ इतनी ज्यादा जुड़ी हुई है? सिर्फ सरनेम एक है आप दोनों का, बाकी सब में तो कितना पीछे छोड़ चुका है आदित्य आप लोगों को। चाचा जी की बात सुनकर उनकी बीवी भी ताना मारने वाले अंदाज में बोली। भतीजे की शादी है, कोई गड़बड़ हुई तो नाक तो हमारी ही कटनी है ना, और तुम कोई तो मौका छोड़ दिया करो ताना मारने का। चाचा जी अपनी बीवी की बात पर खिलते हुए बोले और फिर अपनी जगह से थोड़ा सा आगे बढ़कर स्टेज पर चढ़ते हुए रवि के कान में बोले, बोलो इसे वरमाला डाले लड़की के गले में। सब लोग इस तरफ ही देख रहे हैं। जी मैं बोलता हूँ, रवि ने आदित्य के चाचा की बात सुनकर कहा और फिर थोड़ा आगे बढ़कर आदित्य को थोड़ा सा हिलाते हुए उसके कान में बोला, सर आपको वरमाला उनके गले में डालनी है। हाँ, हाँ ठीक, आदित्य थोड़ा सा चौंक कर बोला और फिर उसने जल्दी से वरमाला अपने सामने खड़ी सुनैना के गले में डाल दी। चलो सुनैना, अब तुम्हारी बारी, तुम भी डालो। ज्योति भाभी सुनैना के कान में धीरे से थोड़ा दांत पीसते हुए बोली और फिर बाकी सब की तरफ देखकर जबरदस्ती मुस्कुराई, क्योंकि सुनैना के शरीर में कोई हरकत ही नहीं थी। वह एकदम किसी बेजान मूर्ति की तरह सिर झुकाए स्टेज पर खड़ी थी। उसने अपने सामने खड़े आदमी यानी कि अपने होने वाले पति की तरफ नजर उठाकर एक बार भी नहीं देखा था। वह हिलडुल नहीं रही थी और ना ही कुछ भी बोल रही थी, पर हाँ, उसके मन में काफी कुछ चल रहा था। लेकिन जो कुछ भी उसके मन में चल रहा था उस बारे में वह वहां पर किसी से भी बोल नहीं सकती थी, क्योंकि कोई नहीं था सुनने वाला। उसका मन कर रहा था कि चीख चीख कर अभी सबको बता देगी उसे यह शादी नहीं करनी। यह क्या, उसे तो अभी किसी से भी शादी नहीं करनी। ये तो एक ऐसा रिश्ता है जो उसके घर वाले जबरदस्ती उस पर थोप रहे हैं बिना उसकी मर्जी के, तो फिर सामने खड़ा शख्स कोई भी हो क्या फर्क पड़ता है। हाय,
लगता है शर्मा रही है बच्ची। बोलते हुए सुनैना की सौतेली माँ भी स्टेज पर चढ़ी और सुनैना के हाथ में जबरदस्ती वरमाला पकड़ाकर ज्योति और उसकी माँ ने आदित्य के गले में डाल दी। आदित्य भले ही उस वक्त काफी ज्यादा नशे में था, लेकिन उसे काफी कुछ समझ आ रहा था, लेकिन फिर भी उसने कुछ नहीं बोला और चुपचाप सब कुछ होने दिया। वरमाला के बाद फेरों की रस्म हुई और उसमें भी सुनैना का ठीक वैसा ही रवैया था। वो किसी रोबोट की तरह बिना किसी भाव के और बिना किसी की तरफ देखे बेमन से सारी रस्में निभाई जा रही थी। लेकिन अब सुनैना के साथ साथ आदित्य के भी कदम थोड़े डगमगा रहे थे और वहां पर मौजूद लोगों को दूल्हा और दुल्हन दोनों का ही बर्ताव काफी अजीब लग रहा था। लेकिन आदित्य की वजह से सामने से कोई भी कुछ भी नहीं बोल पा रहा था। ज्यादा मेहमान तो नहीं थे यहाँ पर, कुल मिलाकर आदित्य और सुनैना के परिवार वाले और कुछ गिने चुने करीबी लोग ही थे, लेकिन बात करने का मौका वो लोग भी कहाँ ही छोड़ते हैं। आदित्य को अपने आगे पीछे से आती हुई काफी खुसफुसाहट सुनाई दे रही थी, लेकिन जैसे ही वह मुड़कर एक तरफ नजर डालता था, उधर के सारे लोग एकदम चुप हो जाते थे और आदित्य वापस नजरें सामने की तरफ कर लेता था। खैर, जैसे तैसे शादी की रस्में खत्म हैं और फिर पंडित ने बोला, विवाह संपन्न हुआ। अब आप लोग बड़ों के पैर छू कर उनका आशीर्वाद ले सकते हैं। ये सुनकर आदित्य अपने परिवार वालों से पहले सुनैना के परिवार वालों की तरफ बढ़ा, लेकिन सुनैना अपनी जगह से एक भी कदम आगे नहीं बढ़ी और उन दोनों का एक साथ गठबंधन हुआ था, इसलिए आदित्य भी ज्यादा आगे नहीं बढ़ पाया और उसने पीछे मुड़कर देखा तो सुनैना बोली, आशीर्वाद? वह भी इन लोगों का? नहीं चाहिए मुझे।